बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी की सियासत जो है जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पिंडी में जो लोग जीत जाते हैं वो समझते हैं कि वो वाकई जीत गए हैं। जैसे शेख रशीद जो है वो कहते हैं जी वो जीत गए हैं और एक सीट उनकी और जीती जिताई सीट थी जिस पे वो उनको पीछे रहना पड़ गया। अब दोबारा इलेक्शन होंगे, मैं NA60 की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं उसमें क्या बनता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने भांजे भतीजे को खड़ा किया है। बट एट द वेरी सेम टाइम एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट हल्का, मैं उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो तनवीर साहब के बेटे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा और शेख रशीद जो कि कई मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं वहाँ से और कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी बन चुके हैं वहाँ से, इतना टफ टाइम दिया दानियाल चौधरी ने शेख रशीद को कि मेरे ख्याल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई 95,000 प्लस उन्होंने वोट्स लिए दानियाल चौधरी ने शेख रशीद के अगेंस्ट। शेख रशीद को तकरीबन 1,17,000 वोट दिए गए, मिले उनको, दिए गए या जो भी आप कह लें, सो वो उनको मिले और उसमें से वोटों की जो गिनती है उसकी तफसीलात भी मैं जानना चाहूँगा दानियाल चौधरी से। और मलक इब्रार साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। शेख रशीद के पास वोट्स तो है, शेख रशीद ने अपनी सीट तो निकाल ली, बट दानियाल चौधरी इज एडमेंट एंड कमिटेड कि अगर आइंदा इलेक्शन में शेख रशीद उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं तो वो शेख रशीद को किसी जगह पे भी जीतने नहीं देंगे और इतना क्लोज मार्जिन है कि जनाब आइंदा इलेक्शन में वो बिल्कुल स्वीप कर देंगे और शेख रशीद विल बी नॉट सीन एनीवेयर। लेट्स सी ये ऐसा होता है या नहीं होता। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। फिरदौस आशिक अमान साहबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक PTI से है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं शुरू करना चाहूँगा बैरिस्टर दानियाल चौधरी से जिन्होंने शेख रशीद को बहुत टफ टाइम दिया और बहुत ही क्लोज मार्जिन से शेख रशीद वॉज एबल टू मेक इट। पूछते हैं दानियाल से कि वहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ और आइंदा कैसे दानियाल उसको लेके चलना चाहते हैं। दानियाल, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन द इलेक्शन डे एंड स्पेशली आफ्टर 6 जब काउंटिंग हुई? देखिए जी रान साहब, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बड़ी डिटेल के ऊपर काम हुआ, हमारे वोटर वर्कर्स बड़ा चार्ज था। और आपको एक बात बताऊं कि शेख रशीद का ये इलेक्शन बनता नहीं था और अगर उनका ये इलेक्शन बनता होता तो वो इलेक्शन से एक दिन पहले लाहौर ना बैठे होते मैरियट PC होटल में और अपना इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को मिन्नत से माजिद ना कह रहे होते कि NA60 का इलेक्शन को रिवैलिडेट किया जाए या इनको लड़ने दिया जाए। शेख साहब भी जानते थे और हल्के की आवाम भी जानती थी कि वो इलेक्शन हार गए हैं। जिस तरह लोग चार्ज थे, वर्कर चार्ज था, वर्कर बाहर निकला, हमारा एक जहां शेख साहब ने जलसा किया हमने उसी जगह जलसा किया। यह हमारा लियाकत बाग का जलसा था, जो हमारे और 4 नंबर चुंगी और हमारे जलसे थे, वो इतना क्लियर डिफरेंस था कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा वर्कर चार्ज, हमारे बंदे और हमारे डबल अमाउंट के लोग थे बाहर। इनके साथ तो PTI का वर्कर भी चलने के लिए तैयार नहीं था, इनके साथ PTI के अपने MPs नहीं चल रहे थे। आज मैंने अपने MPs से दोनों के मिला के 22,000 तक ये मेरी वोट ज्यादा बनती है। तो फिर भी, और हमारा देखिए मैंने अपना हदफ अचीव किया, हमारा टारगेट था 1 लाख 22,000 वोट कैसे ज्यादा बनती है, जरा एक्सप्लेन करेंगे आप जी? अगर दोनों की वोट्स अगर जोड़ी जाए दोनों MPs की तो मेरी 22,000 वोट ज्यादा है। अच्छा। अपने MPA के कैंडिडेट्स के साथ से। अच्छा। लेकिन अगर आप इलेक्शन डे के ऊपर हम जाएं तो इलेक्शन से पहले बल्कि हम बात करें तो हमारे ऊपर 5 पर्चे थे। मेरे ऊपर 5 पर्चे, सेक्शन 144 की वायलेशन, इसी तरह नैब की तरफ, क्योंकि जब हम जलसे करते थे या हम बाहर निकलते थे हमें इजाजत नहीं दी गई, हमारे बैनर्स पोस्टर्स उतारे गए। लेकिन इन तमाम चीज के बरअक्स जो इलेक्शन डे का सिनेरियो था, दोपहर 2 बजे तक हमें लोगों ने फैसला सुना दिया था। जहां हम किसी पोलिंग बूथ में जाते थे तो वहां अगर 100 लोगों की लाइन लगी है तो 40 मुस्लिम लीग नून के बैज लगा के खड़े होते थे और हमारे नारे लगाने शुरू कर देते थे। इनके डब्बों से लेकर इनके पोलिंग बूथ खाली थे। और इसी तरह हमने 3-4 बजे तक ये हमें पता था कि इलेक्शन हमारा है,
शेख साहब करीब करीब भी नजर नहीं आ रहे थे कि मैं आपको रान साहब अगर बात बताऊं कि और तो सर्वेज मैंने आखिरी दिन हमने इतना बड़ा सर्वे अपना जो स्केल था उसको 11,000 लोगों पे लेके गए, तब से लेकर बुकियों के रेट से एक एक चीज हम जीते थे, हम फेवरेट कैंडिडेट थे हर प्रोग्राम के। इलेक्शन डे के ऊपर मैं आपको बताऊं कि पोलिंग एजेंट्स के सिर्फ दो काम थे, एक इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथ हो और दूसरा फॉर्म 45 के ऊपर आपकी वोटिंग मिल जाए, वोटर्स नंबर अंदराज हो और आपको मिले। ठीक, ये मैं आपके सामने कागज पकड़ा हुआ है, ये PS 281 है, PP NA 62 और इसमें ये मुझे ये दिया गया फॉर्म 45। हमें 29 तारीख तक फॉर्म 45 नहीं देंगे। काउंटिंग के टाइम हमारे पोलिंग एजेंट्स जो थे इनको बाहर निकाल दिया गया। रात के 1:30 बजे तक हमारे बंदों को बाहर नहीं निकलने दिया गया और आपको 400 वोटें गिनने के लिए आपको रात के 1:30 बजे तक बैठना पड़ा और हम चीखते रह गए कि हमारे फॉर्म 45 दिए जाए, हमें टोटल रिजल्ट बताया जाए। जो लास्ट रिजल्ट टीवी पे चल रहा था उसमें 17,000 से लीड कर रहे थे हम, 17,000 से, और 4% के ऊपर मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे ये लाल हवेली के ऊपर निकल के इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की 4% के ऊपर। और हम शोर डालते रहे कि हमें हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि भाई कि हमारे फॉर्म 45 दिए जाएं, हमें बताया जाए कि हमें तो टीवी से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उसके बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की और 29 तारीख को जब मैंने कोर्ट को दोबारा लिखा, शोर डाला, तो उन्होंने हमें 29 तारीख को हमें फॉर्म 45 दिए और ये कागज के ऊपर एक रिटन ऑर्डर लिख दिया जिसमें अपने हाथ से लिख के स्टैंप लगा हुआ है कि हमारी रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। वो रिकाउंटिंग इसलिए नहीं हो सकती कि हमने टाइम ओवर कर दिया, हमने टाइम से एप्लीकेशन नहीं दी। मैंने उनको ये बोला कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हम टाइम से एप्लीकेशन जब हम फॉर्म 45 नहीं मिले। ये एक और फॉर्म 45 है, ये बड़ा अमेजिंग फॉर्म 45 है, इसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम लिखा हुआ है लेकिन इसमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी एज ए कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा। फिर उसके पीछे एक और फॉर्म 45 है, मैं आपको दिखाऊं। एक चीज दानियाल आप एक्सप्लेन करेंगे हमें कि जो आपको कहा गया कि जनाब आप अप्लाई नहीं कर सकते इस वक्त क्योंकि आपका टाइम जो है बाहर हो गया है, रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, उस टाइम में, उस डेट में और आपकी जब आपने रिक्वेस्ट की उस डेट में कितना फर्क था? 2 दिन का। क्योंकि और आपको 29 तारीख को हमें फॉर्म 45 दिए गए और जब हमने उसकी डिस्क्रिपेंसीज देखी, जब हमने फर्क देखा, जिस तरह अब ये मेरा नाम लिखा हुआ है, इसमें टोटल वोट जो डले हैं वो 238 वोट्स डले हैं मुझे, ठीक है। आगे जो वोट रिजेक्टेड है निल है, लेकिन जब वोट काउंट आता है तो उसमें 9 वोट रह जाते हैं। तो इस तरह की बेशुमार डिस्क्रिपेंसीज हमें नजर आई, बेशुमार डिस्क्रिपेंसीज हमने देखी और इन तमाम चीजों को मनूवर करने वाले ये खुद थे। तो हमने इस चीज को शोर डाला, कोर्ट को लिखा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और लेकिन आज रावलपिंडी की आवाम, रावलपिंडी के लोग वो इस चीज से सरखरू है कि ये इलेक्शन हम जीते हैं। ना हमारा वर्कर डीमोटिवेटेड है, ना हमारा बंदा डीमोटिवेटेड है। और हम ये इलेक्शन कमीशन में थंब वेरिफिकेशन के लिए भी जाएंगे, हमने अपनी एक एप्लीकेशन दी है और रिकाउंटिंग के लिए दोबारा जाएंगे कि आज इस शहर के हिस्टोरिकल, इस शहर ने आज तक 95,000 किसी जीते हुए कैंडिडेट ने भी नहीं लिया। ये हल्का जो है अगर इसकी डेमोग्राफिक्स देखी जाए तो 10% कम हुआ है, बड़ा नहीं है, ठीक है। उस कम होने के बावजूद भी 95,000 वोट मैंने लिए, पिछले कैंडिडेट से तकरीबन 76,000 वोट था, मैंने 95 लिए, लेकिन ये विनिंग वोट्स थे। तो ये 17,000 ऊपर वोट कहां से डले, ये हम थंब वेरिफिकेशन से वेरीफाई कराएंगे कि हम ये बिलीव करते हैं कि इन्होंने हर पोलिंग बूथ में 50-50 वोट फालतू डलवाए, जो तकरीबन 50-55,000 वोट बनता है। वरना शेख साहब का 40-45,000 से वोट ना ज्यादा बन सकता, ना ये इलेक्शन उनका था। और अगर ये उनका इलेक्शन होता तो ये इलेक्शन से 2 दिन पहले लाहौर ना बैठे होते और चीखे ना मारे होते। अच्छा, यू वांट टू गो फॉर थंब वेरिफिकेशन जी, नंबर 1, और थंब वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे एंड व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या? बिल्कुल जी, थंब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें भी एक मजे की चीज, पहले 10 रुपए थी, क्योंकि अब हमें उन्होंने बताया क्योंकि हमारे ज्यादातर पोलिंग बूथ हसास थे तो 90 रुपए पर पोलिंग पर थंब वेरिफिकेशन होगी। लेकिन हम फिर भी जाएंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे अपनी पार्टी की खातिर, अपने अवाम की खातिर। दानियाल आपके ख्याल में कितना रावलपिंडी शहर सुरखरू होगा? इस पे दानियाल आपके ख्याल में कितना टाइम स्पेन लग सकता है आपको? देखिए, इसमें हमें जो टाइम स्पेन है 4-5-6 महीने तो लग जाएंगे। तो मलिक इब्रार अहमद साहब, हमारा इलेक्शन हुआ है, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है। मेरे मध्य मुकाबल जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था
वो उसका हमारे हल्के से कोई तल्लक नहीं था, आमर कियानी था जी। ठीक है। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हल्का इलेक्शन हुआ, जिस तरह अब मुझसे पहले दनियाल भाई ने कहा आपको कि इलेक्शन होता है दो तरह का, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है पब्लिकली। पॉलिटिकल और पब्लिकली इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून विन कर चुकी थी। आप अगर देखें एक मुआवजा होता है, एक उसके सर्वे आते हैं, अखबारात के सर्वे आते हैं, टीवी का सर्वे आता है, मुख्तलिफ तरह से और सर्वे आते हैं एजेंसियों से, उसमें 61 में हम विन जा रहे थे, हाँ मैं और मेरे दोनों MP हजरात, ठीक है। ये बिल्कुल जो बात हुई है 25 तारीख शाम 6 बजे तक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम इलेक्शन लड़ भी रहे थे और इलेक्शन जीत भी रहे थे। शाम 6 बजे के बाद रात 12, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 बजे तक जब रिजल्ट ना मिले, जब मैं आरओ के पास गया तो आरओ ने कहा जी एक सामने एक फॉर्म है, इस पे आप सिग्नेचर कर दें, ये तकरीब का टाइम है, आपको रिजल्ट आज नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा जी क्यों? रिजल्ट कल 11 बजे मिलेगा। मैंने कहा जी कौन सा कानून है, जो जो रिजल्ट आता है आप हमें बताएं, हम तो रिजल्ट नोट करेंगे अपना, क्योंकि आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी वहाँ जो पोलिंग स्टेशन है उन पर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया है, वहाँ में रिजल्ट नहीं मिल रहे, जो मिल रहा है सफेद कागज पे मिल रहा है, आम कागज पे मिल रहा है, और वो रिजल्ट हम अकाउंट नहीं कर पा रहे। आप वो फॉर्म हमें दे नहीं रहे हैं जो जेन्युइन है। इधर जब कचहरी आते हैं तो आप ये कहते हैं, तो फिर हम कहाँ से रिजल्ट लेंगे? उन्होंने कहा जी कल आप 11 लेंगे, आपको क्लियर कर दें कि ये रिजल्ट आपके बिल्कुल एक दिन बाद मिलेंगे। ठीक। जैसे दानियाल जो है वो थंब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आप हाउ डू यू वांट टू गो? जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हमारे देखें जी, जिस कैंडिडेट का वहाँ रहना ही ना हो, मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ से 2 दफा मेंबर सूबाई असेंबली, 2 दफा नेशनल असेंबली में कामयाबी पहले दी हुई है उसी हल्के से, और मैंने वहाँ अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए हुए हैं। पब्लिक मेरे साथ हो, सब कुछ मेरे साथ हो, पोलिंग सिस्टम में हम जाएं, उनके पास तो पोलिंग एजेंट मुकम्मल नहीं थे। 300 पोलिंग स्टेशन है, 299 उनके पास पोलिंग थे, नया कैंडिडेट थे, वो जीत जाते हैं। अटक से लेकर जेलन तक मुस्लिम लीग का कोई MNA MPA कोई पब्लिकली था ही नहीं जिसको पब्लिक ने पसंद नहीं किया। जलसे हमारे उनसे बेहतर हैं, मामलात हमारे उनसे अच्छे हैं, मीटिंगें हमारी ज्यादा हैं। बाजार के रोड आप देखें, जिस तरह हाँ बात ये है, उन्होंने 2 तरह सा पहले इलेक्शन पे को खराब किया, बैनर पोस्टर उतारकर रोजाना की बुनियाद पर, हम डेली की बुनियाद पर हमारे। सो यू आल्सो वांट टू गो फॉर थंब वेरिफिकेशन जी मलिक साहब? हाँ करेंगे, मैं बता रहा हूँ जी, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो हमारे बैनर पोस्टर उतारते रहे। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, फिर उन्होंने हम पर 4,500 पर्चे दे दिए, उस पर हमारे कम से कम 5-6 दिन हर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद हम चलते रहे, हम पूरी पे लेकर आगे चलते रहे। पब्लिक ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और मैं ये समझता हूँ कि जब अवाम हमारे साथ खड़ी है, वो जीत कर भी उनके दफ्तरों में बंदे नहीं है, और हम हार कर भी हमारे दफ्तरों में लाइनें लगी हुई हैं, वो जीत कर भी कहते हैं हम जीते हैं कैसे, उनके बंदे वर्कर कहते हैं कैसे जीते हैं, हमारी कंपेन ही नहीं है, फिर मैं उनके बारे में क्या कहूँ। ठीक, अच्छा चले, मैं फिरदौस आशिक इकबाल साहब से, मलिक साहब मैं फिरदौस आशिक इकबाल साहब से लड़ेंगे, और NA-60 में हम इंशाल्लाह शेख रशीद को नाश कर देंगे इंशाल्लाह। चल लेट्स सी जी क्या होता है NA-60 में। फिरदौस आशिक इकबाल साहबा, कंप्लेंट्स, इश्यूज बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे, बहुत बड़े नामों पे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दीज? लेकिन दोनों की बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये मेरी आप बीती सुना रहे हैं, लेकिन हैरान मुस्लिम लीग नून मिल गए हो, ये आप बीती जो है जो ये सुना रहे हैं, तमाम चीजें जो ये बयान कर रहे हैं, एग्जैक्टली मेरे हल्के में ये आ जाओ सारे। अच्छा, और मैं इनको एज ये है कि ये इस नाइंसाफी पे बोल सकते हैं, वावेला मचा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप तक मीडिया तक अपनी आवाज पहुंचा के अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। मेरे लिए मसला और अलमिया ये है कि मैं वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम मसाइल, वो तमाम चैलेंजेस शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये समझती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है राना साहब कि इस इलेक्शन के अंदर ये दानियाल साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने ब्रिस्टर साहब के लिए हैं 95,000। अब इंटरेस्टिंगली 95,000 ही मैंने लिए हैं, लेकिन 95,000 इन्होंने लेके
ये कह रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो गई और मैं 95,000 लेके उस ज्यादती को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हारी मैं भी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो इनका आप अगर अंदाजा लगाएं तो शुरू हो जाए सरगोदा से, झेलम से आगे आपको कुछ और फजा मिलेगी, झेलम से पीछे आपको और फजा मिलेगी इलेक्शन की। जब आप झेलम तक आते हैं राणा साहब तो यहाँ टोटली नून पीछे और पीटीआई आगे है। जब आप सरगोदा डिवीजन की तरफ आते हैं तो वहां से आगे नून के चक्के लगने शुरू होते हैं। पूरा जो है वो आपको गुजरांवाला के अंदर गुजरांवाला डिवीजन आप स्वीप कर रही है नून, जिसमें पूरा गुजरांवाला शामिल है, हाफजाबाद शामिल है, मंडी शामिल है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट शामिल है। अब मुझे बताएं कि अगर ये कोई मैनेज्ड एजेंडा है या कोई प्लान गेम थी तो क्या ये जो कुछ हमारे साथ हुआ कि पूरा पूरा जिला नून लीग ने क्लीन स्वीप किया और जिस तरह से जो ये बता रहे हैं कि इनके साथ हुआ है, क्या वो सब डिट्टो A to Z स्टोरी हमारे साथ हुई? और मैं राणा साहब मतलब हलफ दे के ये बात कह सकती हूँ कि मेरा मुखालिफ कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे मुखालिफ को कहीं कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी वजह थी कि वो मेरी तहसील से नहीं था, वो तहसील पसरूर से था। उसका मेरे हल्के में, चूंकि आपको पता है कि जहाँ आप हुकूमत 5 दफा रह जाती है वहाँ लोगों के ग्रीवियंसेस ज्यादा होते हैं और ये नेचुरल ट्रेंड होता है कि लोग हुकूमत से ज्यादा गिले शिकवे करते हैं। तो जब मैं हुकूमत में थी तो लोगों ने उस वक्त मुझसे गिले शिकवे किए और मेरे मुखालिफ कैंडिडेट को वोट डाले क्योंकि पीपल्स पार्टी कुड नॉट डिलीवर एट दैट टाइम। इंडिविजुअली जो मैंने किया उसका रिवार्ड लोगों ने मुझे 55,000 वोट दे के दे दिया था। आज अगर वो हुकूमत थी और मैं अपोजिशन थी और मेरे एमएनए को जो 5 साल हल्के में नजर नहीं आया, उसको कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं था, उसका कोई जलसा नहीं था, उसकी कोई रैली नहीं थी, उसकी जो बेबसी का आलम था कि यानी मैं अपनी सीट जीती हुई जेब में डाल के फिर रही थी। और मुझे ये यकीन भी नहीं था कि मैं उन पोलिंग स्टेशनों पे जहाँ नून जीती वो इस तरह से नून जो है वो वोट लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम जब करप्ट हो गया, जब डिसफंक्शनल हो गया, तो उसके बाद जो रिजल्ट आने शुरू हुए, जो फॉर्म 45 का रोना, चले फिरदौस बीबी, बात ये अब तो आप लोगों की हुकूमत तो आ गई ना। देखिए मेरा बात कह रही है ना, राणा साहब, वो हम एंडोर्स कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, वैसे दानियाल भी आपकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। फिरदौस मेरी बीबी काज जीत गई है। मेरी मैं समझती हूँ कि इंडिविजुअली इलेक्शन कमीशन के अंदर मैं इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं इंडिविजुअल्स को ब्लेम करूंगी कि इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे कि वो आरटीएस सिस्टम जो इन्होंने इन प्लेस किया, जब वो डिसफंक्शनल हुआ, जब उसने काम करना छोड़ा। तो आप हुकूमत में रह के आप इसको इस पे प्रोटेस्ट करेगी, आरटीएस सिस्टम जो यहाँ पे चोक हो गया था? जी बिल्कुल, मैं इसकी तहकीकात करवाना, आपको दानियाल भी इंडोर्स कर रहे हैं आपकी बात को। इसकी तहकीकात कराना चाहूंगी कि ये रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम जो ऐप जो है वो लाया गया, इस ऐप को टेस्ट किए बगैर, किसी भी हल्के में टेस्ट किए बगैर नेशनल इलेक्शन में क्यों? दानियाल, यू इंडोर्स ऑल दीज थिंग्स जो फिरदौस आशिकवान कह रही है? देखिए बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है और हम तो यही बातें शोर डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं आज मैं कहूं कि इलेक्शन साफ और शफाफ है, लेकिन जब मैं फॉर्म 45 को देखता हूं तो मैं कैसे कहूं, मैं उस ऑर्डर को देखता हूं मैं कैसे कहूं, मैं जब हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को निकाला गया तो मैं उनको देखता हूं, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हैं, तो फिर मैं कैसे कहूं कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट था। आज हम बैठे हुए हैं मॉडल टाउन में और हम कर भी क्या रहे हैं, आज हम इधर इसलिए बैठे हैं कि हम अपना व्हाइट पेपर निकालना चाह रहे हैं जो बताएगा कि क्या क्या रिगिंग हुई, कहां रिगिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के उन लोगों की नाकामी है जिन्होंने 20 अरब रुपया इस सारे सॉफ्टवेयर के लिए लिया, जिनका काम था इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, जिनका काम था एक दिन, कि सारे अरबों रुपया सिर्फ एक दिन के लिए दिए गए थे कि 25 तारीख को चीखे ना निकले। और अच्छा, अभी हल्के में जरा मैं वापस आना चाहूंगा दानियाल, 17 अरब ज्यादा लिया और उन्होंने पूरे पाकिस्तान की चीखें I would like you to come back to the हल्का। प्लीज
जो जी, मैं- सबसे जरूरी रोल है वो आपका जो रेगुलेटर था, जिसको एम्पावर होना था, जिसने रेगुलेशंस इंश्योर करनी थी, वो कहीं पे भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर ना कर सका। अभी आपके सामने जो इलेक्शन के एक्सपेंडिचर के मामलात आ रहे हैं, आप एक प्रोग्राम इस पे करें कि अच्छा चले मैं करता हूँ फिरदौस बीबी, आपने ये सारी बातें हमने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, फिरदौस बीबी आपने ये सारी बातें इमरान खान साहब को बताई? बिल्कुल बताई, और इमरान खान साहब इस चीज से कन्विंस्ड हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हमारे साथ भी नाइंसाफियां हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये तमाम चीजें मैनेज ना की होती तो हम 2/3 अक्सरियत लेते। तो ये सारा जो कंट्रोल टारगेट एजेंडा था, जो स्प्लिट मैंडेट है, ये स्प्लिट मैंडेट जो है इस मसले का हल हो सकता था अगर आप बायोमेट्रिक्स की तरफ चले जाएं। तो जानबूझ के बायोमेट्रिक्स को डिस्करेज किया गया। हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए इस गवर्नमेंट की कि हम बायोमेट्रिक्स के जरिए इलेक्शन कराएं, ताकि ये जो डबल स्टैंपिंग है जिसका जिक्र बैरिस्टर साहब भी कर रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ उस पिटीशन में। हम लोग एक दफा तो लुटे हैं इलेक्शन में, एक दफा हम लुटेंगे इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि हमें वो पैसे जमा कराने हैं। मैं कोई वो लैंड ग्रैबर नहीं हूँ, कोई माफिया नहीं हूँ, कोई मैंने पैसे नहीं लूटे हुए, कोई डकैतियां नहीं की हुई कि मैं वो पैसे जो है अब 90 रुपए फी स्टैंप के हवाले से जमा करवाऊं। मुझे इंसाफ लेने के लिए भी अपनी कोई ना कोई जमीन बेचनी है और अपने इंसाफ को इंश्योर करना है। तो जिस मुल्क में इंसाफ लेने के लिए आपको जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना उसको इंसाफ जल्दी मिलेगा, तो मेरे जैसे लोग कहाँ ठोकरें खाएं, किस दर पे दस्तक दें, वो कहाँ अपनी आप बीती बयान करें। हमें इस मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए जंग लड़नी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलो फिरदौस को यकीनी बनाना है। चलो एक काम कर लो कि दानियाल भी जा रहे हैं, तुसी दोवें मिलके इकट्ठी पिटीशन दायर कर दो। नहीं नहीं, मैं तो आपको पता है कि मेरा लेकिन फिर भी पैसे अलग-अलग देने पड़ेंगे। मलक साहब नु कहने आ, दानियाल नु कहने आ, चिपिन करके तानू पा देंदे पैसे। मेरी बात करना था, मुझे 1 मिनट ले लें। 10 लाख से कम फीस नहीं मांग रहा। मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी मलक साहब जी, ये देखिए, एक बयान आता है, वो आता है किस तारीख को आता है? वो आता है फॉर एग्जाम्पल 12 या 14 जुलाई को इमरान साहब का कि आजाद उम्मीदवार हम नहीं लेंगे और जो जीतेगा वो हमारी तरफ रुख ना करे। बाद में क्यों लिए जाते हैं, झूठा ये देख लें। दूसरे नंबर पर ये बात क्लियर कर लें कि अगर ये कह रहे हैं जी कि 2/3 अक्सरियत में हम जा रहे थे, अगर 2/3 अक्सरियत में आप जा रहे थे, जिस सूबे में आपने काम नहीं किया, मेट्रो नहीं बनाई, वहां आपको मैंडेट मिला। जिस सूबे में मियां शहबाज शरीफ ने मेट्रो बनाई, बुलेट ट्रेन बनाई, जिसमें हॉस्पिटल बने, हर चीज बनी, वहां उन्हें क्या मिला? उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान के अंदर वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पीटीआई को भी गिला है। बात कंप्लीट सुन लेना जी। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, एक मिनट। ये इक़्तिदार को वोट देते हैं, ये मैं आप लोगों का माइंडसेट बता रही हूँ। ये आने वाली हुकूमत को वोट देते हैं, ये देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ। भी तो आने वाली हुकूमत वोट मिलना होता तो मैं कभी ना। कौन सी आने वाली हुकूमत थी इनकी? किधर था इनके पास मैंडेट? देखें मलक साहब, आपका ताल्लुक जो है नून लीग से है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो कि शेख रशीद को बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने हल्के में, उनका ताल्लुक भी नून लीग से है। फिरदौस आशिक अवान साहबा पीटीआई से है। सो आप लोगों के कंसर्न्स, आप लोगों के जो इश्यूज हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। ये मैडम कहे ना इमरान खान से कि ये इलेक्शन कमीशन में आप जाएं ना, पहले जो शोर किया था, मैं तो फिरदौस बीबी को पूछ रहा हूं, बिल्कुल मैंने इमरान खान साहब को बताया है। मलक साहब श्योर करती हूँ, मैंने ये बात की भी है, करूंगी भी। ये जो लूला लंगड़ा इलेक्शन कमीशन था, इस इलेक्शन कमीशन ये अब आप आए हैं ना लाइन पे, ये इलेक्शन दानियाल तो मलक साहब बड़े खुश हो ताड़ी स्टेटमेंट थे फिरदौस बीबी। हाँ ना, ठीक बात है। जो मैं दे रही हूँ कि मैं हारी हूँ। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की कैपेसिटी नहीं रखता। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इसको इंस्टीट्यूशन बनना। चले ठीक है जी, चले आपने उसको करना था ना फिरदौस बीबी, जब आप लोग थे तो आप लोग ने इतना इशू खड़ा किया रखा हर चीज में,
आप लोग सड़कों पे भी निकले, तो इससे भी जरा तवज्जो इंशाल्लाह देनी सी। मौका मिला है तो हम इसको इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। तो कब सबसे बनाएंगे? पहले बायोमेट्रिक्स जरूरी है। अगर चलो brief तो है, उसमें बनाने सड़ना फिर। बायोमेट्रिक्स पे आ ठीक है जाए। खान साहब। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप लोग तशरीफ लाए। मैं सिर्फ जाते जाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कंसर्न्स जो पीटीआई के भी एक ही हैं, जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी के भी एक हैं और मलिक इब्रार साहब के भी एक है। लेकिन जो पिंडी की सियासत है, पिंडी की सियासत में 95,000 वोट जो है बैरिस्टर दानियाल चौधरी तनवीर साहब के बेटे ने जो लिया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और शेख रशीद जो है सिर्फ 1,17,000 वोट ले चुके, बड़ा क्लोज मार्जिन है। और शेख रशीद को बड़ा टफ टाइम दिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने, और वो कहते हैं जनाब कि वो इलेक्शन जीते हुए और थंब वेरिफिकेशन पे जाएंगे, और चाहे जितने मर्जी उनको वहाँ पे फीस देनी पड़े जाएंगे और थंब वेरिफिकेशन भी करवाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में वो जीते हुए हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी जीते हुए हैं। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।